Hi, नमस्ते। my name मेरा is नाम डाल Dal. परेरा है। I मैं am the अल्गोआ president of एफएमसीजी और Algoa टेलीकॉम FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स and Telecom एसोसिएशन का Distributors अध्यक्ष हूँ। Association. मेरा My नाम name is चेतन Chetan कापरी है Kapri और मैं इस and the संगठन General का Secretary महासचिव of हूँ। this organization. Today we will आज हम discuss आपसे you गोवा सरकार की about डिपॉजिट रिफंड deposit स्कीम के बारे refund में बात scheme करना चाहते of हैं। the Goa government. Goa is गोवा introducing सरकार a एक new नई व्यवस्था scheme शुरू कर रही है जिसे called डिपॉजिट the रिफंड Deposit स्कीम Refund Scheme डीआरएस कहा DRS. जाता है। यह योजना 1 अप्रैल implemented from 2026 से 1st of लागू की April जाएगी। 2026. इस योजना की अधिसूचना Deposit refund सरकार scheme द्वारा was notified by the अगस्त government budget 2024 में जारी की गई थी। August 2024. This scheme यह योजना उन सभी is उत्पादों को कवर करती है covering जो गोवा all में बेचे जाते हैं या गोवा में non-biodegradable प्रवेश करते हैं packaging और that जिनकी is पैकेजिंग purchased नॉन from बायोडिग्रेडेबल Goa है। enters Goa. Any product that is non-biodegradable has नॉन non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल से हमारा क्या मतलब What है? do we mean by उदाहरण के लिए, non-biodegradable? This यदि किसी box डिब्बे has पर got प्लास्टिक some लेमिनेशन है plastic laminate तो वह which नॉन is बायोडिग्रेडेबल माना जाएगा। कांच की containers, बोतलें, glass bottles, शैम्पू की बोतलें, टूथपेस्ट, कैन, साबुन, आपके रोजमर्रा के घरेलू सामान, किराना या कोई भी अन्य उत्पाद any other products that you use come in non-biodegradable packaging, plastic, जो प्लास्टिक, मल्टीलेयर पैकेजिंग, कैन या कांच में आते हैं, ये सभी इस डिपॉजिट रिफंड स्कीम के अंतर्गत आते हैं। products are covered under this deposit refund scheme. What does it अब do? यह योजना कैसे काम करती है? गोवा सरकार ने इसके लिए एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। System administrator. जो भी निर्माता या कंपनी गोवा में अपने उत्पाद बेचना चाहती है, उसे इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास पंजीकरण करना होगा। हर उस उत्पाद के लिए जिसकी पैकेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जिसे गोवा भेजा जा रहा है, निर्माता को एक डिपॉजिट राशि जमा करनी होगी। यदि उत्पाद की कीमत 20 रुपये से अधिक है तो डिपॉजिट 5 रुपये होगी। यदि उत्पाद की कीमत 20 रुपये से कम है तो डिपॉजिट 2 रुपये होगी। कांच की शराब की बोतलों के लिए डिपॉजिट 10 रुपये होगी। हर एक यूनिट के लिए निर्माता को यह डिपॉजिट गोवा सरकार को देना होगा। इसके बदले में उन्हें एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे गोवा भेजे जाने वाले उत्पाद पर प्रिंट या स्टिकर के रूप में लगाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सिर्फ गोवा के लिए है। देश का कोई अन्य राज्य फिलहाल यह प्रणाली लागू नहीं कर रहा है। जब निर्माता ये उत्पाद गोवा भेजता है तो गोवा में उसके डिस्ट्रीब्यूटर को वही डिपॉजिट राशि निर्माता को चुकानी होगी। जब डिस्ट्रीब्यूटर ये सामान रिटेलर को बेचता है तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये डिपॉजिट देता है और अंत में जब रिटेलर ये उत्पाद ग्राहक को बेचता है तो वह ग्राहक से भी ये डिपॉजिट वसूल करेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उत्पाद की कीमत 100 रुपये है तो ग्राहक से 105 रुपये ले जाएंगे। अब सवाल यह है कि इसका ग्राहक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पूरी तरह से एंटी कस्टमर स्कीम है। मैं समझाता हूँ कि यह कैसे है। मैं स्वयं तालुका पंचायत गया था और तालीगांव पंचायत में पहले से ही गार्बेज कलेक्शन स्कीम चल रही है। वे हमसे गार्बेज टैक्स लेते हैं और रोज सुबह उनका एक व्यक्ति हमारे घर आता है और ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट दोनों कचरा ले जाता है। अब अगर यह नई स्कीम शुरू की जाती है तो एक ग्राहक के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी रिटेलर से कोई वस्तु खरीदूंगा तो मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हर घर के औसतन Rs1000 से Rs2000 तक के पैसे ब्लॉक होंगे और वे पैसे वापस पाने के लिए मुझे कलेक्शन सेंटर जाना पड़ेगा, वहां लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे लेने होंगे। आणि ते वचून लायनीन रावन म्हणजे म्हाका ते क्यूआर कोड स्कॅन करून म्हजे पैसे म्हाका रिफंड मेळटले। कुछ लोगों के पास अगर यूपीआई नहीं है तो उन्हें उनके पैसे कैसे मिलेंगे, इस बारे में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बिना ठीक से सोचे समझे ये स्कीम शुरू कर दी है। किसी का कोई प्रस्ताव आया होगा और सरकार ने बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी से चर्चा किए ये स्कीम लागू कर दी। अब वे कह रहे हैं कि हम इसमें सुधार कर रहे हैं, लेकिन गोवा के हर नागरिक को अपना कचरा जमा करने के लिए और अपने पैसे वापस पाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। गार्बेज कलेक्ट करून ताणे ते लायनीन रावचे पडटले आणि आपले पैसे रिफंड करून घेवचे पडटले। इसमें किसी को कोई लाभ नहीं है, उनका समय बर्बाद होगा, इससे उन्हें कोई आय नहीं होने वाली है।
आणि तातूंतल्यान कांयच व्हडलें उत्पन्न जावपाचें ना, कळ्ळें न्ही? सो ही इसीलिए इस स्कीम के बारे में हमारी समिति ने राज्यसभा के सांसद श्री सदानंद तनावड़े जी से चर्चा की। हमने उनसे कहा कि इस स्कीम को बंद किया जाए, ये पूरी तरह से जनता के खिलाफ स्कीम है। हमने यह भी कहा कि आप इसे बंद करवाएं। पीपल स्कीम, एंटी पीपल स्कीम आसा ही स्क्रॅप करूंक जाय. सो अशें आमी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर इस स्कीम को बंद करने के संबंध में निवेदन देने वाले हैं। तो ग्राहक के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे एमआरपी के ऊपर पहले से ही 2 रुपये या 5 रुपये की डिपॉजिट राशि चुकानी पड़ती है। इसके बाद ग्राहक को उस पैकेजिंग को सुरक्षित संभाल कर रखना होता है, जबकि वह अंदर का उत्पाद इस्तेमाल कर लेता है। उदाहरण के लिए, यदि यह टूथपेस्ट है, तो आप टूथपेस्ट का उपयोग कर लेते हैं। टूथपेस्ट खत्म होने के बाद आपको उसकी पैकेजिंग लेकर जाना होगा, क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और तभी आपकी डिपॉजिट राशि वापस मिलेगी। अगर वह क्यूआर कोड फट गया या पढ़ने योग्य नहीं रहा, तो आपकी जमा की गई राशि डूब जाएगी। इसके अलावा, यदि आपने कोई उत्पाद खरीदा है और उसे राज्य के बाहर रहने वाले दोस्तों या रिश्तेदारों को ले जाना चाहते हैं, तो उस पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यह केवल गोवा सरकार की योजना है। अगर आप उस पैकेजिंग को घुमा देते हैं या गलती से फेंक देते हैं, तो आपकी डिपॉजिट राशि भी चली जाएगी। साथ ही आपको हर हफ्ते या कम से कम हर 2 हफ्ते में पैकेजिंग इकट्ठा करके कतार में खड़े होकर अपनी रकम वापस लेनी पड़ेगी। इन सभी बातों को देखते हुए हमें लगता है कि यह योजना ठीक से सोची समझी नहीं है। आप ऐसी योजना लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया भर में सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग पर असफल रही है। दुनिया में कहीं भी सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के लिए BRS, DRS जैसी योजना लागू करने का प्रयास नहीं किया गया है। असल में यह एक बहुत ही केंद्रित उपभोक्ता व्यवहार परिवर्तन योजना होती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को रिसाइकलिंग के लिए पैकेजिंग वापस लाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसीलिए जहां यह सफल हुई है, जैसे कैन, कांच की बोतलें या प्लास्टिक बोतलों तक सीमित रखा गया है, वहां यह योजना सफल भी रही है। लेकिन दुनिया में कहीं भी सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के लिए यह योजना सफल नहीं हुई है और इसके पीछे एक स्पष्ट कारण है। यह प्रणाली बहुत जटिल है। इसमें अत्यधिक प्रकार की पैकेजिंग शामिल हो जाती है। हमारी एक और बड़ी समस्या यह है कि इस विषय में हम में से किसी से भी कोई परामर्श नहीं लिया गया। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह नहीं ली गई, रिटेलर्स से कोई बातचीत नहीं की गई। निर्माताओं के बारे में कहा जाता है कि उनसे परामर्श किया गया है। हमारे पास आज तक उसकी कोई सूची नहीं दी गई है। हम लगातार उनसे पूछ रहे हैं। हमने जिन कंपनियों से परामर्श किया गया है, उनके नामों के संबंध में एक ईमेल भेजा था और एक रिमाइंडर भी भेजा है। ग्राहकों से तो बिल्कुल भी परामर्श नहीं किया गया है। इसके बाद एक और बड़ा सवाल यह है कि ऑनलाइन बिक्री को लेकर सरकार ने अब तक कोई स्पष्टता नहीं दी है। ऑनलाइन खरीदे गए उत्पाद सीधे ग्राहक तक पहुंचते हैं। ऐसे में यह जांच कौन करेगा कि उन उत्पादों पर क्यूआर कोड लगा है या नहीं? अगर ऐसा होता है, तो पहले से ही ऑनलाइन के कारण प्रभावित हो रहे रिटेलर्स का व्यवसाय और अधिक नुकसान में चला जाएगा। अगर ग्राहक पूरी तरह ऑनलाइन खरीदारी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें यह डिपॉजिट राशि नहीं देनी पड़ेगी, तो रिटेलर्स का व्यवसाय घटेगा। जब रिटेलर्स का व्यवसाय घटेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी व्यवसाय प्रभावित होगा और फिर स्थिति ऐसी बनेगी कि नौकरियां जाएंगी और रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की दुकानों व्यवसायों को बंद करना पड़ेगा। ग्राहकों से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कलेक्शन पॉइंट्स की संख्या बिल्कुल अपर्याप्त है। सोचिए, अगर एक पंचायत में सिर्फ एक कलेक्शन पॉइंट होगा, तो बड़े पंचायत क्षेत्रों में लोग सिर्फ इस नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का रिफंड लेने के लिए इतनी दूर क्यों जाएंगे? जैसा कि चेतन ने कहा, हर घर के लगभग 500 रुपए हर महीने ब्लॉक हो जाएंगे और अगर यूपीआई या डिजिटल माध्यम से रिफंड नहीं मिला, तो लोगों को और भी परेशानी होगी। गोवा के सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं में पहले से ही एक मजबूत कचरा प्रबंधन और कचरा संग्रह प्रणाली मौजूद है। उसे और बेहतर बनाने, मजबूत करने और बेहतर सुविधाएं देने के बजाय सरकार एक नई और समानांतर व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रही है। यह योजना केवल इतना करेगी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सभी मूल्यवान और आसानी से रिसाइक्लेबल पैकेजिंग अपने पास इकट्ठा कर लेगा, जबकि जो पैकेजिंग रिसाइक्लेबल नहीं है, वह पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास ही जाएगी और उन्हें उसे अपने संसाधनों से संभालना पड़ेगा।
इस तरह पंचायतें और नगर पालिकाएं पूरी तरह से हाशिए पर डाल दी जाएंगी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक अलग इकाई है, पंचायतें और नगर पालिकाएं अलग हैं। हम सब मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रयासों की दोहरीकरण, डुप्लीकेशन हो रही है। एक तरफ पंचायत और नगर पालिकाएं अपना काम कर रही हैं और दूसरी तरफ यह योजना समानांतर रूप से चल रही है। इसीलिए हमें लगता है कि यह योजना पूरी तरह से अनावश्यक है। इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया है, किसी भी हितधारक से परामर्श नहीं लिया गया है और हमारा मानना है कि यह योजना सभी को प्रभावित करेगी। सबसे ज्यादा असर ग्राहकों पर पड़ेगा, इसके बाद रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और निर्माताओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। कि अगर आपको लगता है कि यह योजना आपको भी प्रभावित करने वाली है, तो कृपया इसे दूसरे लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद।